हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू आवर चैनल सिलेक्शन मेट। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सीटेट के एग्ज़ाम की तैयारी आपकी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी और काफ़ी हद तक हो चुकी होगी, क्योंकि बहुत जल्दी आपका एग्ज़ाम होने वाला है। आपको मैं इस एग्ज़ाम के बारे में बता देती हूँ। इस चैनल पर जितनी भी वीडियो सीटेट से रिलेटेड बनी हैं वो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट के सेक्शन में आपको मिल जाएंगी। कंप्लीट साइंस के क्वेश्चंस आपको कराए हुए हैं, ईवीएस के 2-3 लेक्चर्स दिए हैं, मतलब जो भी चीज़ें हैं प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। एक बार आप ज़रूर उसको विज़िट कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंडली, जो सीडीपी और पैडागॉजी का 30 नंबर का पोर्शन आता है पेपर 1 में भी और 2 में भी, ठीक है, उसकी मैंने रिसेंटली ही एक मैराथन क्लास कराई है, लगभग 1 घंटे की है, जिसमें हमने 90 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, सीडीपी एंड पैडागॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस वहाँ से हो जाएगी। तो वो सेशन भी आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन रही, क्या क्या ऑलरेडी चीज़ें अवेलेबल हैं उनके बारे में। आज हम क्या बात करने वाले हैं, तो आज हम अलग अलग सब्जेक्ट की पेडागॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसे कि आपके सामने मैथ्स का सेक्शन खुला है, तो मैथ्स पेडागॉजी के जो भी 10 से 15 सवाल आते हैं उनको देखेंगे, हिंदी पेडागॉजी के क्वेश्चंस को देखेंगे, इंग्लिश पेडागॉजी के क्वेश्चंस को देखेंगे और ईवीएस पेडागॉजी के क्वेश्चंस को यहाँ पर हम कवर करने की कोशिश करेंगे। देखो, पेडागॉजी सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट हर, देखो क्या होता है, सीटेट में आपका लगभग 150 का जो पेपर होता है, लगभग 75 नंबर की हाफ आपकी पेडागॉजी होती है और हाफ होता है कंटेंट। तो पेडागॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो पेडागॉजी में अगर मैं बात करूँ, बहुत लोग क्वेश्चन ये पूछते हैं कि आप पेडागॉजी जो है वो हर सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करती है, तो ज़्यादा नहीं करती। अगर पर्टिकुलर उसी सब्जेक्ट से कोई क्वेश्चन निकाल कर पूछ लिया है, लाइक मैथ से जोड़ घटाव से रिलेटेड कुछ पूछ लिया है, तो वो बात अलग है। अदरवाइज़ मुझे ये लगता है और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि पेडागॉजी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, अगर 1-2 क्वेश्चन को मैं ना मानूँ तो, है ना। क्योंकि पर्टिकुलर सब्जेक्ट से निकाल कर कोई क्वेश्चन अगर पूछ लिया है तो वो बात अलग है। अदरवाइज़ पेडागॉजी आपकी सभी सब्जेक्ट में इक्वली हेल्प करती है और लगभग एक ही टाइप के क्वेश्चंस उसमें आते हैं। बाकी आप जब यहाँ पर क्वेश्चंस को देखोगे तो और क्लियरली समझ पाओगे। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में आपके सामने होंगे, ठीक है। जो प्लेलिस्ट है उसको ज़रूर गो थ्रू कर लेना, और जो मैंने कल या परसों में वीडियो डाली है सीडीपी के 90 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई है, वो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए अब आज का वीडियो बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। असेसमेंट ऑफ व्हाट चिल्ड्रन लर्न इन मैथमेटिक्स इन प्राइमरी क्लासेस शुड नॉट फोकस ऑन। क्योंकि ये पेपर 1 है, 2018 का जो पेपर हुआ था वो मैं आपके सामने यहाँ पर लेकर आई हूँ, और ये पेपर 1 है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर प्राइमरी क्लासेस के बारे में पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन में है कि प्राथमिक कक्षा में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। कल की वीडियो में बताया था, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, नहीं पूछा है। तो ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए, 31 का आपका जो है यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता हो। आप एक प्राइमरी क्लास के बच्चे से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, ध्यान जब आप उसका आकलन करते हो, है ना। तो इस बात का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए कि वो आपको एकदम सटीक जवाब दें, वो चीज़ों को थोड़ा थोड़ा समझने लगें, यही काफ़ी है। ना कि आप उनसे ये एक्सपेक्ट करें आकलन करते समय कि वो आपको बिल्कुल सटीक जवाब दे रहे हैं। क्लियर है। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 आपसे क्या कहता है। प्रारंभिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए। वही प्राइमरी एलिमेंट्री क्लासेस की बात चल रही है, प्रारंभिक कक्षाओं की। तो उसमें एक गणित की अवधारणा का विकास अगर हमें करना है तो किस तरह से निर्देशों को पालन करना चाहिए इन चारों ऑप्शंस में। तो 32 का आपका सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। सबसे पहले अनुभव प्रदान करोगे, उसके बाद भाषा के माध्यम से समझाओगे, फिर चित्र बनाओगे और उसके बाद सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का यूज़ करोगे, जिसे कहते हैं प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना। सबसे पहले अनुभव प्रदान करना, उसके बाद आपका आ जाएगा
भाषा के माध्यम से समझाना, फिर चित्र बनाना और एंड में प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना। तो सेकंड ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे आपका क्वेश्चन है 33। जैसे ये क्वेश्चन है ना, तो ये पर्टिकुलरली मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। खैर अगर किसी को जनरल नॉलेज है चीज़ों की तो वो भी इसको बता सकता है, लेकिन दिस इज़ पर्टिकुलरली रिलेटेड टू मैथमेटिक्स। एक बच्चे ने नीचे दिखाए अनुसार दो संख्याओं को घटाया। अब देखो इसमें क्या लॉजिक है, 83 में से 27 को माइनस करना है। अब उसने क्या किया, उसने ये नहीं देखा कि ऊपर छोटा अंक है 3 और नीचे बड़ा है, उसने बस 7 में से 3 को माइनस कर दिया। उसने ये नहीं देखा कि एक कैरी लेना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर 3 छोटा है 7 से, तो एक कैरी लेके 13 करेंगे। उसे ये नहीं पता, उसे इतना पता है कि 7 में से 3 जाएंगे तो 4 और 8 में से 2 जाएंगे तो 6। तो अब इस कंडीशन उसने ऐसे सॉल्व किया क्वेश्चन को। तो कौन सा कथन बच्चे के घटाव सीखने का बोध कराता है, उसको क्या नॉलेज है घटाने के बारे में, ये कौन सा ऑप्शन बताएगा। तो 33 का फर्स्ट ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणाएं हैं। स्थानीय मान वो घटा तो रहा है, लेकिन स्थानीय मान जो है, ठीक है, उसकी उसको नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, अधिगम और आकलन के चक्र के निम्नलिखित चरणों को क्रम में व्यवस्थित करिए। तो जो लर्निंग और असेसमेंट होता है उसके साइकिल के क्या स्टेप्स होते हैं उनको ऑर्डर में लगाना है यहाँ पर। तो 34 का फर्स्ट ऑप्शन देखिएगा, सही उत्तर होगा। पहले लगाइए सेकंड। शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाइए। सबसे पहले प्लानिंग करिए और उसको संगठित करिए। फिर शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन करिए। उसके बाद प्रगति रिपोर्ट का विकास करिए, बनाइए, और एंड में बच्चों के अधिगम और प्रगति की प्रतिपुष्टि की रिपोर्टिंग और उसका संचार करिए, उसको कम्युनिकेट करिए। सबसे पहले आप क्या करोगे, प्लानिंग करोगे, उसके बाद एकीकृत आकलन करोगे, फिर उनकी डेवलपिंग रिपोर्ट तैयार करोगे और फिर उसकी फीडबैक लोगे और उसको आगे कम्युनिकेट करोगे। क्लियर हो गई इतनी बात। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं करते। जो रोमन अंक होते हैं, जैसे हम फर्स्ट लिखते हैं, सेकंड, ये रोमन अंक होते हैं। तो कह रहे हैं कि इनका यूज़ जो है आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता है। आमतौर पर इनका यूज़ जो है क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं, इसलिए अंकों का प्रयोग करके गणना मुश्किल हो जाती है। स्थानीय मान वगैरह का कुछ इसमें सीन नहीं होता है ना, तो इस वजह से इनका यूज़ हम नहीं करते। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। अपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधि करने के पीछे शिक्षक का सबसे उचित उद्देश्य क्या है, ये आपसे पूछा है। तो 36 का थर्ड ऑप्शन पढ़िए। ये बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है, जो आकारों के बारे में उनकी समझ को गहन बनाएगा। आसपास आपकी जो भी चीज़ें हैं उनको आप ध्यान से देखो, उनके भौतिक गुणों को यानी कि फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को अपने शब्दों में समझाओ। ठीक है, तो वो क्या टीचर कोशिश कर रहा है, उसका उद्देश्य क्या है, वो अनौपचारिक रूप से बच्चों को चीज़ें बता रहा है। ठीक है, वो उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाने और उनको समझें, उनकी गहनता को। अगला क्वेश्चन है, अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित को क्या इनमें से हम बोलेंगे। कोई दुकानदार है लेकिन वो अशिक्षित है, इलिटरेट है, तो वो किस तरह का गणित अपना यूज़ करता है। तो 37 का फोर्थ ऑप्शन पढ़िए। उसके द्वारा प्रयोग किए जाने वाली गणित की संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। ऐसे ही वर्बली है ना, वो क्या तरीका, वर्बल तरीका यूज़ करते हैं शॉपकीपर्स, तो वर्बली भी बच्चों को कुछ चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए शिक्षकों को बच्चों के साथ। लाइक 4 2 कितने होता है, 8 होता है, नहीं सब चीज़ें रिटर्न में ही नहीं, वर्बली भी चीज़ों को टीचर बच्चों को समझा सकते हैं। अगला सवाल है, एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए। विषम समूह यानी कि हेट्रोजीनियस ग्रुप है क्लास में कुछ बच्चों का, तो उसको कैसे टीचर हैंडल करेगा। तो थर्ड ऑप्शन पढ़िएगा। थर्ड कहता है, अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर ताकि वे एक दूसरे से सीखें। अलग अलग क्षमता वाले बच्चे हैं लेकिन सबको साथ में रखकर आप उनको बताएं ताकि वो एक दूसरे से भी चीज़ों को जो है
अडॉप्ट करें। गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि, तो गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित करें। आउटकम्स, क्योंकि हम देखते हैं लर्निंग आउटकम्स को मैथमेटिक्स में, और मैथमेटिक्स में उनका इसलिए इम्पॉर्टेंट रोल है क्योंकि बच्चा जो भी हासिल कर रहा है क्लास टू क्लास, उसकी जो एबिलिटीज़ है, उसके जो कौशल है, स्किल्स हैं, उनको हम डिफाइन कर सकें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 40। निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है और एक एक्टिविटी है? तो 40 का फोर्थ ऑप्शन पढ़िए, बच्चों को अन्वेषण में लगाना। अन्वेषण यानी कि एक्सप्लोरेशन में, कि आप चीज़ों को एक्सप्लोर करो, समझो, तो वो एक एक्टिविटी में आएगा। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है? ठीक है, गिनती की अवधारणा, गिनती का कौशल बच्चों में विकसित करना है। पूर्व संख्या अवधारणा, पहली संख्या जो होती है, ठीक है, प्री नंबर कंसेप्ट में समझाना है, तो उसके लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो 41 का थर्ड ऑप्शन सही होगा, संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना। कि जैसे टीचर बोलेगा बताओ व्हाट इज़ दिस, तो बच्चा बोलेगा 4, टीचर बोलेगा ये व्हाट इज़ दिस, बच्चा बोलेगा 10, तो ये इसमें यूज़फुल नहीं है क्योंकि उसको तो प्री नंबर का कंसेप्ट बताना है, उससे ये पूछना है कि 5 से पहले क्या आएगा, 4, तो इस तरह से ये उसको सिखाना है, तो यहाँ पर ये यूज़फुल नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है 42। एक बच्चे से ये पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है, उसने लंबाई गुणा चौड़ाई उत्तर दिया। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कहेंगे? तो सेकंड ऑप्शन पढ़िए, बच्चे ने किसी भी बंधाकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत का क्षेत्रफल मान लिया है, क्योंकि क्षेत्रफल सबका अलग अलग होता है। और जैसे टीचर ने पूछा क्षेत्रफल क्या है, तो बच्चे ने उत्तर दिया लंबाई गुणा चौड़ाई, ये तो आयत का क्षेत्रफल होता है। तो बच्चा क्षेत्रफल से डायरेक्टली किसका क्षेत्रफल समझ रहा है? आयत का। क्लियर हो गई बात? चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 43। गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो 43 का थर्ड ऑप्शन सही होगा, हर कोई गणित सीख सकता है, न लड़की न लड़का, कोई भेद इसमें नहीं होता है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, और हर कोई गणित सीख सकता है, इसका राइट ऑप्शन होगा। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की है जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया है और बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा गया है। तो ये कौन सी विधि का शिक्षक ने यूज़ किया है? तो ये आगमन विधि का यूज़ किया है। ठीक है, पहले वो उनको प्रत्यक्ष मतलब चीज़ें जो ट्राइंगल है वो दिखा रहा है और फिर उनसे उनको रिलेशन खोजने के लिए बोल रहा है। इसको इंडक्टिव मेथड बोलेंगे, आगमन विधि। तो 44 का आपका फर्स्ट ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सही नहीं है? कॉन्सेप्ट मैप के बारे में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? तो 45 का सेकंड ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए, ये कोई सही बात नहीं है। केवल शिक्षक ही उसको बनाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर आपके ये 15 सवाल कंप्लीट होते हैं मैथमेटिक्स की पेडागोजी के। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे और बात करेंगे ईवीएस पेडागोजी के 15 क्वेश्चंस की। बात कर लेते हैं ईवीएस पेडागोजी के पहले सवाल की। कहता है कि स्थान, दूरी और दिशा की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता क्या कहलाती है? तो 63 का आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा। मैपिंग स्किल्स या चित्रण कौशल उसको बोलेंगे। जब आप किसकी अंडरस्टैंडिंग चाहते हो, पोजीशन ऑफ प्लेसेस, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, उसको मैपिंग स्किल बोला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की? तो 64 का फोर्थ ऑप्शन सही होगा। ये सिफारिश की गई थी एनसीएफ 1975 के द्वारा। क्या पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाइए एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र में प्राथमिक स्तर पर। ठीक है, तो 64 का फोर्थ ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? तो 76 का आपका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। बच्चों को एक पौधे को अपनाने
और उसको पालने यानी कि उसको पोषित करने में मदद करना। ठीक है, एक बच्चों को बोला जाए कि आप एक पौधे को अपनाइए, लेकर आइए और उसको बड़ा करिए, तो वो पेड़ों के संरक्षण के महत्व को समझेंगे। अगला क्वेश्चन है, अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूहों में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन अभय करवा रहा है, जो भी टीचर है। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प सही नहीं है, ये पूछा है। तो 77 का फोर्थ ऑप्शन पढ़िएगा। फोर्थ क्या कहता है, इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिलेगी जिनसे वो पीड़ित थे। ठीक है, डेटा हैंडलिंग समझे नहीं, वास्तविक के साथ सीखने में नहीं, समुदाय के साथ बातचीत करने का नहीं। तो यहाँ पर जो मतलब है वो क्या है, इट हेल्प द कम्युनिटी अंडरस्टैंड द डिजीज़ दैट दे सफ़र्ड फ्रॉम। ठीक है, तो इसका उद्देश्य ये है कि समुदाय उन बीमारियों के बारे में समझे जिनसे वो पीड़ित थे। अगला सवाल आपके सामने है, आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा। बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा निर्देशों पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया ये दृष्टिकोण क्या है, इसको क्या बोला जाएगा? तो 78 का थर्ड ऑप्शन पढ़िए, इसको अन्वेषण दृष्टिकोण कहेंगे, इंक्वायरी अप्रोच इसको बोला जाएगा, ये आप समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन होता है, क्यों? तो 79 का थर्ड ऑप्शन देखिएगा, समुदाय वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर देता है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट होता है। क्लियर है, आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का क्या मतलब है? ईवीएस को हम बाहर की चीज़ों से कनेक्ट करते हैं, उसका क्या मतलब है? तो फर्स्ट ऑप्शन 80 का सही उत्तर हो जाएगा, पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। ठीक है, पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण, पाठ्यचर्या से बाहर जाना, वैश्विक पर्यावरण मुद्दों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तक से लें। ईवीएस को कक्षा से प्राप्त, जो हमें कक्षा से लर्निंग मिली है, हम उसे स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ते हैं, उसका मतलब है पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। ठीक है, आगे आ जाते हैं 81 पर। कहता है कि कक्षा थर्ड के छात्रों को रमा ने सिखाया है कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी और अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो उसको विस्तारित परिवार कहते हैं। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि क्या बात सही है या गलत है? तो 81 का थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा, शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। परिवार की परिभाषा गलत है, नहीं। रमा अपने छात्रों की अति समय नहीं, परिवार की अवधारणा को इस तरह सिखाया जाए, नहीं। तो यहाँ पर जो शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण है वो इंक्लूसिव नहीं है, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। तो जो यहाँ पर शिक्षा का दृष्टिकोण है, ठीक है, अधिगम का, वो समावेशी नहीं है, इंटीग्रेटेड इंक्लूसिव अप्रोच नहीं है। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस कक्षा में की गई एक्टिविटी है? तो 82 का फोर्थ ऑप्शन देखिए, सारी एक्टिविटीज़ आएंगी, पिक्चर को रीड करना और श्यामपट्ट का यूज़ ऑफ ब्लैक बोर्ड करना और फील्ड भ्रमण, ये सब एक्टिविटीज़ में ही आएगा, पिक्चर रीडिंग भी और यूज़ ऑफ ब्लैक बोर्ड एंड फील्ड विजिट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है, अगर वो कैसा है? 83 का फोर्थ, कोई भी पर्यावरण का पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है अगर वो एकीकृत है, इंटीग्रेटेड है, समावेशी है, इंक्लूसिव है, विषयगत है, विषय के अकॉर्डिंग है, इसका मतलब ये सभी इसमें आएंगे। ठीक होगी बात, सही हो गया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पर। ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है, तो इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है, किस तरह से? तो 84 का देखिएगा, थर्ड ऑप्शन सही उत्तर होगा।
इसका जो उद्देश्य है बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। आ जाते हैं अगले सवाल पर। विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है या रेलेवेंट है मिड डे मील के समय के लिए? तो 85 का सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ये EVS शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। ठीक है। मोस्ट रेलिवेंट टू मिड डे मील टाइम इन स्कूल, इट इज़ गुड टीचिंग लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर EVS टीचिंग लर्निंग। क्लियर है। अब ये क्यों बोला? मिड डे मील जो होता है इसमें EVS का शिक्षण, क्योंकि हम कक्षा की चीज़ों को बाहर से कनेक्ट करते हैं, आपस में डिस्कशन करते हैं, तो इसलिए EVS में कहीं ना कहीं ये यूज़फुल हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखने का क्या मतलब है? तो बोझ के बिना सीखने का मतलब है अबोध का भार कम करने की ज़रूरत है। लोड ऑफ इनकॉम्प्रिहेंशन नीड्स टू बी रिड्यूस। अबोझ जिनकी ज़रूरत नहीं है उनका भार कम करने की ज़रूरत है, इसका मतलब ये होता है। क्वेश्चन नंबर 87, EVS कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? समूह में ग्रुप में सीखते हैं हम EVS की क्लास में, तो उसका क्या पर्पज़ है, क्या उद्देश्य है? तो यहाँ पर पढ़िएगा, सहयोग के मूल्यों को लागू करना और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाता है अगर वो एक साथ जो है सीखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास आ जाता है, बाला की फुल फॉर्म आपसे यहाँ से पूछिए, PALA। तो जो इसकी फुल फॉर्म वो इंग्लिश में ही आप याद करिएगा, वो आसानी से याद हो जाएगी। थर्ड ऑप्शन देखना, बिल्डिंग एज लर्निंग एड, इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है। बाला की फुल फॉर्म है बिल्डिंग एज लर्निंग एड। क्लियर होगी बात। आगे आ जाते हैं, वैकल्पिक ढांचे का क्या मतलब है? ऑल्टरनेटिव फ्रेमवर्क का क्या मतलब है? तो सेकंड ऑप्शन पढ़िएगा, वो विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग होते हैं। जो एक स्टैंडर्ड चीज़ें हैं उनसे कुछ अलग जो होते हैं वो वैकल्पिक ढांचा कहलाता है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, EVS पेडागोजी के महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर हैं, ये क्या है? तो भैया ये एक मिथ है। ठीक है, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर हैं, दिस इज़ ओनली अ मिथ। ठीक है, ये एक मिथक है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब आपने एक चीज़ देखी होगी, EVS के हमने क्वेश्चंस करे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस का जो क्वेश्चन नंबर सही था वो थर्ड था। कभी कभी किसी किसी पेपर में हो जाता है ना। तो ये एक तरीका भी होता है पेपर सॉल्व करने का। मान लीजिए आपने पेपर अटेम्प्ट कर लिया है, कुछ क्वेश्चंस आपके बचते हैं, ये केवल उन पेपर में ही एप्लीकेबल होगा जहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप देखिएगा सबसे ज़्यादा ऑप्शन सही कौन सा किया है आपने, उसी पर मार्क कर दो अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और एक ये भी चीज़ होती है, ये मैं आपको जो मैंने सीटेट का पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है उस वीडियो में बताया है, प्लेलिस्ट में वो वीडियो मिल जाएगी। जो लंबा क्वेश्चन ऑप्शन है बड़ा बड़ा जिसमें लिखा हुआ है उसको आप टिक कर दीजिए अगर आपको बिल्कुल आइडिया क्वेश्चन का नहीं है। नाउ वी लुक फॉरवर्ड टू इंग्लिश पेडागोजी। अब हम इंग्लिश पेडागोजी के क्वेश्चंस की बात करेंगे, उसके बाद हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चंस की भी बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज सजेस्टेड फॉर टीचिंग ग्रामर एट प्राइमरी लेवल? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राइमरी लेवल पर अगर आपको ग्रामर पढ़ानी है तो सबसे अच्छा मेथड कौन सा होगा? इंडक्टिव मेथड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लावर एंड हेज रिगार्डेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स एज प्रॉब्लम क्रिएटिंग एंड सॉल्विंग स्किल? ठीक है, तो 110 का सही आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्किल होगा वो कौन सा होगा? राइटिंग। फ्लावर एंड हेज रिगार्डेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्किल एज प्रॉब्लम क्रिएटिंग एंड सॉल्विंग स्किल? तो उसमें आ जाएगा आपका राइटिंग। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय रिव्यू? रिव्यू का क्या मतलब है? ठीक है, तो 112 का थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा, क्रिटिकल इवेल्युएशन करना। रिव्यू का मतलब है किसी भी चीज़ का क्रिटिकल इवेल्युएशन। तो 112 का जो है आपका थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। कंटेंट वर्ड्स आर कॉल्ड, कंटेंट वर्ड्स को क्या बोला जाता है? तो कंटेंट वर्ड्स को बोला जाता है लेक्सिकल वर्ड्स। ठीक है, कंटेंट वर्ड्स को क्या बोला जाता है? लेक्सिकल वर्ड्स, ये आपको याद रखना है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 114 पर।
ठीक है। जो पेडागोजी के क्वेश्चन है केवल उन्हीं को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। 115 क्वेश्चन कहता है द लास्ट स्टेज ऑफ राइटिंग इज़ व्हाट। राइटिंग की लास्ट स्टेज क्या होती है? तो एडवांस्ड राइटिंग, ऑप्शन नंबर 4। द लास्ट स्टेज ऑफ राइटिंग इज़ एडवांस्ड राइटिंग। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है 116। द प्रोसीजर ऑफ अल्फ़ाबेटिक मेथड इज़ व्हाट। अल्फ़ाबेटिक मेथड का प्रोसीजर क्या है? तो 116 का फर्स्ट ऑप्शन देखिए, लेटर्स आते हैं, उसके बाद वर्ड्स बनते हैं, फिर फ्रेज़ बनती हैं, फिर सेंटेंस बनते हैं। ये याद रखना, ये प्रोसीजर, वो लेटर से वर्ड, वर्ड से फ्रेज़ और फ्रेज़ से बनता है सेंटेंस। आगे क्वेश्चन कहता है यू आस्क व्हाट हैज़ माई गवर्नमेंट डन फॉर यू, आई कैन आंसर इन 2 वर्ड्स अलॉट द क्वेश्चन पुट अप हियर। ठीक है, तो इसकी हम यहाँ पर बात बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि पेडागोजी का क्वेश्चन नहीं है। पेडागोजी के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू दी ऑब्जर्वेशन इन NCF 2005, इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इंग्लिश कैसी लैंग्वेज है भारत में, ये आपसे पूछा है। तो 118 का फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, इंग्लिश इज़ अ सेकेंड लैंग्वेज इन इंडिया। इंडिया में इंग्लिश जो है एज अ सेकेंड लैंग्वेज वर्क करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टीचर कहती है शैल वी गो आउट टू द गार्डन एंड फाइंड आउट द नेम्स ऑफ दोज फ्लावर्स नियर द कॉरिडोर। स्टूडेंट कहते हैं यस यस ये, टीचर कहती है यस मैम प्लीज़। ठीक है, तो यहाँ पर टीचर क्या करना चाह रही है, 119 का आपको आंसर करना है। तो 119 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। हियर द टीचर रिलेट्स लैंग्वेज फंक्शन विद पोलाइटनेस। यहाँ पर लैंग्वेज फंक्शन को टीचर जो है पोलाइटनेस के साथ जो है रिलेट कर रही है। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 120। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन लर्निंग द सेकेंड लैंग्वेज विदाउट यूजिंग प्रिंटेड टेक्स्ट। प्रिंटेड टेक्स्ट को यूज़ ना करके हम सेकेंड लैंग्वेज कैसे सीख सकते हैं, ये इसमें पूछा गया है। तो सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, लैंग्वेज इमर्शन से। लैंग्वेज इमर्शन के द्वारा विदाउट प्रिंटेड टेक्स्ट हम सेकेंड लैंग्वेज को सीख सकते हैं। अब चलते हैं हिंदी पेडागोजी की ओर। हिंदी पेडागोजी का पहला सवाल आपके सामने है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है। प्राइमरी लेवल पर हिंदी लैंग्वेज को आपको सिखाना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, तो 106 का थर्ड ऑप्शन आपका सही आंसर होगा, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। प्रिंटेड चीज़ें कक्षा में ज़्यादा रखिए क्योंकि सिम्बॉलिकली चित्रों को देखकर प्रिंटेड चीज़ों से बच्चे ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। तो अगर हिंदी भाषा प्राइमरी लेवल पर सिखानी है तो कक्षा में भाषा शिक्षा का भाषा ज्ञान, रंगीन पाठ्य पुस्तक, लिखित आकलन नहीं, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय में आते हैं, इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन पढ़िएगा, बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। इसका मतलब ये है बोलचाल की नॉर्मल भाषा का एक्सपीरियंस लेकर ही बच्चे स्कूल में आते हैं और उन एक्सपीरियंसेस का उचित प्रयोग किया जाना चाहिए कक्षा में। अगला क्वेश्चन है 108, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। कोई भी भाषा सीखनी या सिखानी है तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है उसमें, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है सामाजिक अंतःक्रिया। ठीक है, सामाजिक रूप से आप कितने इन्वॉल्व हो वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 109 पर, हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वो क्या करे। ठीक है, तो 109 का देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने है, तो हिंदी भाषा शिक्षक का ये प्रयास होना चाहिए कि बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें। जो नॉर्मली वो सीख रहे हैं उसी क्रिएटिविटी को आगे बढ़ने का अवसर दें, ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110, कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमज़ोर मानते हैं। कक्षा 5 के बच्चों का भाषा का आकलन कर रहे हैं, ठीक है, तो इनमें से कौन सा सवाल सबसे कमज़ोर होगा वो प्रश्न पूछने में। तो 110 का फोर्थ ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा। क्यों ये आकलन में कमज़ोर क्यों होगा, उसने मान लो कोई पर्टिकुलर चीज़ खरीदी, मुझे इसकी कहानी याद नहीं आ रही है, ठीक है, उसने मान लीजिए कुछ भी एक चीज़ खरीदी तो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा उसने ये खरीदा, तो सीधा सीधा सवाल उसके भाषा का आकलन नहीं कर पाएगा। क्लियर हो गई बात। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 111 पर, डैश भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार्य है। भाषा का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार्य होता है कम्युनिकेशन, संप्रेषण। जितनी ज़्यादा बातचीत करोगे, संप्रेषण करोगे, उतनी भाषा आपकी इम्प्रूव होगी। आगे आ जाते हैं, कम्युनिकेशन को संप्रेषण बोलते हैं हिंदी में।
सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सुनने का और लिखने की दोनों की कुशलता का आकलन करना है तो सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखो, तो सुनने का भी हो जाएगा और उसके लिखने का भी आकलन हो जाएगा। समझ गए इस बात को? आगे क्वेश्चन नंबर 113 कहता है, सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, रिपीटिशन करता है। ये उसका कैसा व्यवहार है? भाषा का कैसा व्यवहार है? तो 113 का थर्ड ऑप्शन सही होगा, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। ठीक है, वो वाक्यों को रिपीट इसलिए कर रहा है क्योंकि वो समझ समझ के बोल रहा है, समझ समझ के पढ़ रहा है, तो बार बार उसको फिर रिपीट कर रहा है। जहाँ उसका माइंड रुक जाता है वो फिर से बोलने लगता है। इसका मतलब वो समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहा है। अगला क्वेश्चन 114 पढ़ेंगे। उससे पहले अगर आपको यहाँ तक का ये वीडियो अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस करवा पा रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। 114 कहता है, हिंदी भाषा में आकलन का क्या उद्देश्य नहीं है? क्या उद्देश्य नहीं है हिंदी भाषा में आकलन का? तो 114 का आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा, बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना। ठीक है, आप केवल भाषा में जो त्रुटियां हैं उन्हीं की पहचान करने के लिए आकलन कर रहे हो, तो ये बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं हो सकता। अगला सवाल है 115, आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण क्या है? प्राइमरी लेवल पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण क्या होगा? तो फोर्थ ऑप्शन पढ़िए, किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन अगर आप कर दे पा रहे हो प्राइमरी लेवल पर तो वो उत्कृष्ट लेखन में आएगा कि आपने कोई भी घटना जो देखी हो उसका वर्णन कर दीजिए लिखित रूप में। क्वेश्चन नंबर 116, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो 116 का पहला ऑप्शन देखिए, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बच्चे भाषा को अर्जित करते हैं, दूसरों से देख देख कर सीखते हैं और ये उनमें जन्मजात क्षमता होती है। ये बात आपको समझ लेनी है। 117 कहता है, डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से किसमें कठिनाई होती है? डिस्ग्राफिया, ठीक है, लिखने में, है ना। डिस्ग्राफिया में आ रहा है ग्राफ, तो समझ लो लिखने की प्रॉब्लम है, तो लिखने में दिक्कत होगी तो डिस्ग्राफिया कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं? ठीक, तो 18 का फोर्थ ऑप्शन देखना, हिंदी भाषा की जो टेक्स्ट बुक होगी प्राइमरी लेवल पर, उसमें हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं आप सबसे इम्पॉर्टेंट मानोगे, जो अलग अलग तर्क बताती हैं चीज़ों का। ठीक है, विविध रूप की रचनाएं, उसको आप महत्वपूर्ण मानेंगे। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं कैसे कार्य कर सकती हैं? बहुभाषिक कक्षा का मतलब है कि अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे वहाँ पर हैं। ठीक है, तो 119 का फर्स्ट ऑप्शन देखेगा, इसका मतलब है संसाधन के रूप में कार्य कर सकती हैं। देखिए, बहुभाषिक कक्षा में लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं होती, जबकि वो एक संसाधन के रूप में कार्य करती है। ठीक है, अगला और लास्ट क्वेश्चन है हिंदी पेडागोजी का, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर क्या है? एक तो हो गया सीख रहे हो आप, और एक आप अडॉप्ट कर रहे हो, अर्जित कर रहे हो, तो मुख्य अंतर क्या है? भाषा का उपलब्ध परिवेश। जो भाषा का उपलब्ध परिवेश है वही बताएगा कि भाषा वहाँ पर सीख रहे हो या अर्जित कर रहे हो। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो गाइज़, आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, और हमने ही देखो यहाँ पर मैथ्स पेडागोजी आज की वीडियो में पढ़ी है, ईवीएस पेडागोजी पढ़ी है, इंग्लिश और हिंदी पेडागोजीज पढ़ी हैं। ठीक है, तो एक वीडियो कल मैंने डाला था सीडीपी के, इसमें मैंने आपको 90 क्वेश्चंस कराए थे, वो ज़रूर देख लेना। और आज पेडागोजी का आपका पूरा सेशन हो चुका है। एक और नई क्लास के साथ हम जल्द ही मिलेंगे, जिसमें फिर से हम बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, किसी भी, या तो पेडागोजी के करेंगे या फिर किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली हेल्पफुल होगा। और ये सब मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स को साथ में लेकर ही आपको करवा रही हूँ, जिससे ठीक है आपका डायरेक्टली बेनिफिट हो एग्ज़ाम में, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, ये आप इस बात से अवेयर ज़रूर होंगे। अंत में मैं आपसे ये बोलूँगी, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल ना जाएं,
और अगर आपको आगे की वीडियोस देखनी है जिसे डायरेक्टली आपको जिससे नोटिफिकेशन मिल जाए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। अगर आपको आगे कंटिन्यू हमारे साथ करना है तो डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। बाकी कमेंट करके भी ज़रूर बताना अगर आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो आई विल ट्राई टू गिव दैट। तो वो आप कमेंट करके बताना कि आपको किस सब्जेक्ट की चाहिए। बाकी अपनी जितने भी स्टडी ग्रुप्स हैं सीटेट के उसमें इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर कर दें, ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। तो चलिए पढ़ते रहिए, बहुत कम समय आपके एग्ज़ाम में बचा है। जितनी ज़्यादा हो सके एंड टाइम में प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस करते रहिए, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।